गुजरात और विकास ये समानार्थी शब्द हो गए। आज कहीं पर भी विकास शब्द कान पर गूंजता है तो तुरंत गुजरात नजर आता है, और कहीं पर गुजरात शब्द कान पर गूंजता है तो विकास नजर आता है। गुजरात की पहचान कई वर्षों से केमिकल के क्षेत्र में सविशेष रही है। प्रारंभिक काल में गुजरात में जो औद्योगिक विकास के शुरुआत हुई उसमें अधिकतम केमिकल क्षेत्र में कुछ न कुछ काम हुआ। 60-70 साल का लंबा इतिहास रहा है जिसमें केमिकल के क्षेत्र में, और धीरे धीरे फिर फार्मास्यूटिकल में गुजरात ने अपना स्थान जमाया। जब विकास की बहुत बड़ी चर्चाएं हुआ करती थी तब हमारे राज्य में एक शब्द प्रयोग होता था, गोल्डन कॉरिडोर। और हम पूरे गुजरात के लोग बड़ा गर्व करते थे। गोल्डन कॉरिडोर के नाम से सीना तान करके दुनिया को कहते थे कि हम काफी औद्योगिक विकास कर रहे हैं। लेकिन मेरे मन में हमेशा सवाल होता था कि गोल्डन कॉरिडोर ये गर्व करने वाला विषय है कि हमारी कमियों को छुपाने का अवसर है। क्योंकि अंकलेश्वर से वापी यही एक नेशनल हाईवे के आसपास का इलाका वही औद्योगिक क्षेत्र के लिए विकास का क्षेत्र बना, और पूरे गुजरात में कहीं कुछ नजर नहीं आता। और इसलिए शोकेस के लिए तो अंकलेश्वर से वापी ये बेल्ट काम में आता था, लेकिन सच्चे अर्थ में गुजरात का एक सम्यक विकास हो, भूभाग के सभी इलाकों को स्पर्श करने वाला विकास हो, वो नहीं होता। मैं तो हैरान हूं, आज जो लोग सुबह शाम गुजरात की विकास यात्रा को बदनाम करने के लिए, अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए अनाप शनाप झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, जो चाहे मन में वो रोज सुबह बोलते रहते हैं। कभी जमीन की बातें करते हैं, कभी किसान की बातें करते हैं। मैं दिन रात गाली गलौज करने वाले मित्रों से पूछना चाहता हूं कि पूरे गुजरात में सबसे अच्छी उपजाऊ भूमि कौन सी, 12 महीना पानी उपलब्ध हो वो जमीन कौन सी? और पूरे गुजरात में देखोगे तो उत्तम से उत्तम जमीन, अधिकतम पानी जहां उपलब्ध हो वो अगर इलाका है तो अंकलेश्वर से वापी तक का इलाका। लेकिन जो लोग आज किसान और जमीन की चर्चा करते हैं
इन्हीं लोगों ने ऐसी उत्तम जमीन जो देश का पेट भरने का सामर्थ्य रखती थी, उसी जमीन पर कारखाने लगा दिए। उनको गुजरात का वो भूभाग याद नहीं आया जो बंजर था, जहां एक तसु भर खेती पैदाश नहीं होती थी। वो समुद्र किनारा जहां पर जमीन का कोई उपयोग नहीं होता था, वो जमीन उपयोग में लाना उनको कभी विचार तक नहीं आया। ये सरकार पहली ऐसी है कि जिसने विकास की दिशा बदली, और हमने उस इलाकों में औद्योगिक विकास को बल दिया जहां पर कृषि योग्य जमीन को बलि न चलाना पड़े, जो बंजर भूमि थी, जहां पर कोई खेती की पैदावार नहीं थी, वो भूमि जहां पर पानी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, उस जमीन पर विकास को ले जाने का हमने प्रयास किया। उन इलाकों में विकास ले जाने का प्रयास किया है जहां पर रोजी रोटी की समस्या थी। लोगों को अपना गांव छोड़ करके शहरी बस्तियों में झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारा करना पड़ता। क्या कभी गुजरात के विकास के नक्शे पर सांतलपुर, रांधलपुर इस बेट को किसी ने सोचा था? जहां लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता था, आज दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क उस पाकिस्तान की सीमा पर वहां बना रहे हैं। कच्छ रेगिस्तान माना जाता था। सरकार के किसी व्यक्ति को वहां ट्रांसफर किया जाए तो पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता था। आज हमने उस बंजर भूमि में कारखाने लगाने का आग्रह किया। हमने कहा हम बिजली पानी पहुंचाएंगे, लेकिन हम उपजाऊ भूमि के अंदर औद्योगिक विकास नहीं चाहते, हम बंजर भूमि में औद्योगिक विकास चाहते हैं। ये हमने करके दिखाया। और इसलिए कि गुजरात को बदनाम करने वाले लोग, गुजरात के किसानों को भड़काने की कोशिश करने वाले लोग, भाइयों बहनों, कभी कभी सुबह शाम ये बयान पढ़ते हैं तो हम लोगों को लगता है हाँ यार चुनाव का वर्ष है, इसलिए शायद ये गाली गलौज करते होंगे, इसलिए शायद ये झूठ मूठ बातें करते होंगे अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। लेकिन भाइयों बहनों, ये जो आप अखबार में पढ़ रहे हैं वो राजनीतिक कारणों से होता तो मैं भी मान लेता, चलो भाई अब उनको भी बेचारों को पब्लिक में जाने के लिए शायद कुछ ऐसा बोलना पड़ता है, बोल दें। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक कारणों से चुनाव जीतने के एक सीधे सादे तौर तरीके के तहत गुजरात को गालियां नहीं दी जा रही हैं, किसानों को उकसाया नहीं जा रहा है। ये सीधा सादा उनका इरादा गुजरात से उद्योगों को महाराष्ट्र में ले जाने का षड्यंत्र है, गुजरात को बर्बाद करने का उनका षड्यंत्र है। ये गुजरात का द्रोह करने की इनकी साजिश है और इसलिए बयानबाजी कर करके महाराष्ट्र को मदद करने का उनका इरादा है। मैं एक गंभीर आरोप लगा रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ लगा रहा हूं। उनको किसान का भला करना होता तो भारत सरकार इरिगेशन की जो योजनाएं देती है और जिसके लिए गुजरात सरकार ने मांगे की है उसको लागू करवा देते, वो हमारी अर्जियों को मान्य कर देते तो हम गुजरात में कैनाल नेटवर्क का काम बहुत अच्छे ढंग से कर पाते। लेकिन उनको वो नहीं करना है। उनको ये हवा खड़ा करके गुजरात में उद्योगों को आने से रोकना है। आप कल्पना कर सकते हो भाइयों बहनों कि 2011 में हम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रहे थे और उस समिट के समय ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी के लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी, भारत के वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी, भारत के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि
अगर आप गुजरात गए, आप वाइब्रेंट समिट में हिस्सा लिया, आपने अगर वाइब्रेंट समिट में एमओयू किया, तो इनकम टैक्स वाले आपके घर में आग लूटेंगे। क्यों भाई ये भय पैदा कर रहे हो? ये क्यों डरा रहे हो? क्या गुजरात हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या गुजरात की प्रगति हिंदुस्तान का भला नहीं करेगी? क्या गुजरात के अंदर लोगों को रोजी रोटी मिलेगी? वो नौजवान हिंदुस्तान के नहीं है? लेकिन भाइयों बहनों, ये गुजरात के प्रति नकारात्मकता, गुजरात के प्रति द्रोह, गुजरात के खिलाफ भांति भांति के षड्यंत्र, यही कारनामे करने वाले लोग गुजरात को विकास की यात्रा पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो झूठ चल रहा है उसको सिर्फ राजनीतिक झूठ मान करके आप अपने आप को समझाने की कोशिश मत कीजिए। ये षड्यंत्र के तहत हो रहा है। गुजरात से उद्योग बाहर चले जाए इसलिए हो रहा है। गुजरात का औद्योगिक विकास रुक जाए इसलिए हो रहा है। हर प्रकार की परेशानियां। अब देखिए, हमारा गुजरात का किसान कपास की खेती करता है, उत्तम प्रकार की खेती कर रहा है। अब खेती करने वाले कपास को तबाह करने का षड्यंत्र चल रहा है। अब कपास के एक्सपोर्ट को रोक दिया गया, दाम गिर गए, किसान बर्बाद हो गया, किसान ने कपास बेचना बंद कर दिया, कपास दाम पड़े और भारत सरकार ने रोक लगा दिया। हजारों करोड़ रुपयों का घाटा उनके एक निर्णय के कारण गुजरात के किसान को हो गए। और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है? हमारे गुजरात के लोग पहले ज्यादातर सिंग तेल खाते थे, मूंगफली का तेल खाते थे। आज गुजरात में मूंगफली का तेल खाने वालों की संख्या 4% से ज्यादा नहीं है। सिर्फ 4% लोग आज गुजरात में मूंगफली का तेल खाते हैं। आज गुजरात में सर्वाधिक तेल खाया जाता है वो कपास का तेल खाया जाता है। कॉटन सीड्स में से जो तेल निकलता है वो खाया जाता है। और आज कपास पर निकास रोकने के कारण, एक्सपोर्ट रोकने के कारण किसान का कपास जीन में नहीं आता है। जीन में कॉटन में से कपास के सीड्स निकाले नहीं जाते हैं। न निकालने के कारण वो ऑयल मिल में जाते नहीं है। और उसके कारण पहले जितना कॉटन के तेल का प्रोडक्शन होता है वो आज 10% पर आ गया है सरकार की गलत नीतियों के कारण। और उसके कारण कपास की मांग बढ़ी, कपास के तेल की मांग बढ़ी, साथ साथ सिंगतेल के तेल की भी मांग बढ़ी। और ये दाम बढ़ाने का पाप भी आम आदमी को तेल जो महंगा हो रहा है उसका पाप की जिम्मेवार भी गुजरात विरोध में लगी रही दिल्ली की सरकार है। भाइयों में और ये सीधा साधा सत्य जो किसी को भी समझ आए। हमने भारत सरकार से आग्रह किया कि आप पामोलिन को सबसे ज्यादा इंपोर्ट कीजिए, पामोलिन तेल को यहां लाइए ताकि मार्केट को स्टेबल करने में सुविधा हो। उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट कब देंगे, माल कब खरीदेंगे, टेंडर कब निकालेंगे, इसी में फाइलें चल रही है। भाइयों बहनों, गुजरात के लोगों को परेशानियां पैदा हो उसके लिए षड्यंत्र हो रहे हैं। इन सारे षड्यंत्रों के बावजूद भी हमने विकास का रास्ता चुना। आज पूरे गुजरात में सबसे अधिक विकास की तेज गति से आगे बढ़ने वाले कोई डिस्ट्रिक्ट है, एक कच्छ है, दूसरा भरूच जिला है। पूरे देश का ध्यान जा रहा है भरूच के विकास की तरफ, लेकिन भारत सरकार की तरफ से सिवाय रुकावटें भरूच जिले में भी निरंतर होती रहती है। उन रुकावटों के बाद भी गुजरात आगे बढ़ रहा है, विकास की नई क्षितिजों को पार रहा है। हम धीरे धीरे
एक सीमित क्षेत्र में हमारी जो पहचान थी, उससे आज हमने अपनी पहचान नए नए क्षेत्रों में पदार्थ की। हमारा अहमदाबाद शहर एक जमाने में टेक्सटाइल मिल के लिए जाना जाता था। धीरे धीरे वो उद्योग हमारा नष्ट हो गया, लेकिन आज आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से टेक्सटाइल की दुनिया में भी गुजरात ने अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दिया। आज गुजरात इंजीनियरिंग वर्क्स में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम किसी समय इंजीनियरिंग वर्क में हमारा स्थान नहीं था। आज पूरा मध्य गुजरात, बड़ौदा आसपास का इलाका और राजकोट आसपास का इलाका इंजीनियरिंग वर्क के लिए आज जाना पहचाने नहीं, पूरे विश्व में जगह पर आ गई। मित्रों, राजकोट के अंदर इंजीनियरिंग वर्क के काम ने इतना अपना रुतबा जमाया है कि जिसके कारण आज दुनिया में एक भी ऐसा व्हीकल तैयार नहीं होता है, विश्व का कोई भी ऐसा व्हीकल बनता नहीं है जिसमें कोई न कोई एकाध कंपोनेंट राजकोट में, गुजरात की धरती पर उसका मैन्युफैक्चरिंग न हुआ। और आज उसी ताकत के भरोसे एशिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब गुजरात बनने जा रहा है। गुजरात मेट्रो ट्रेन निर्माण कर रहा है। गुजरात आने वाले दिनों में रेलवे के लिए, गुड्स के लिए जो वैगन की जरूरत रहती है, उसके निर्माण के अंदर अगुवाई करने जा रहा है। एक नए क्षेत्र में गुजरात ने अपना लोहा मनवाने में सफलता प्राप्त की। भाइयों बहनों, सिरेमिक इंडस्ट्री, आज गुजरात की सिरेमिक इंडस्ट्री चाइना के साथ कंपटीशन कर रही है। किसी ने सोचा नहीं था कभी कि हम सिरेमिक इंडस्ट्री में इतनी ऊंचाइयों को पार कर सके। आज गुजरात की सिरेमिक इंडस्ट्री चाइना के साथ स्पर्धा करने की ताकत खड़ी कर दी है और उस दिशा में हम प्रगति कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज पूरे एशिया में गुजरात ने अपनी जगह बना ली है। जापान हो, साउथ कोरिया हो, सिंगापुर हो, चाइना हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, ये सारे देश अपने एक्सपांशन के लिए अगर कहीं कोई जगह ढूंढते तो मित्र, हिंदुस्तान में एक ही जगह उनके पास मालूम है और उसका नाम है गुजरात। आपके अकेले भरूच में कितनी जापानीज कंपनियां, कितनी चाइनीज कंपनियां आज अपने औद्योगिक विकास के लिए आ रही हैं। और गुजरात की साख देखिए, गुजरात की इज्जत देखिए। अभी हमने एक एमओयू साइन किया। जापानीज कंपनी, सिंगापुरियन कंपनी और चाइनीज कंपनी, ये सबका एक कंसोर्टियम बना था और गुजरात सरकार के साथ उस कंपनियों ने एमओयू किया। और एशिया का सबसे बड़ा समुद्र के पानी से मीठा पानी बनाने का कारखाना यहां आपके दहेज में लगने वाला, एशिया का सबसे बड़ा। लेकिन उस कंपनियों को जब एमओयू किया और उसकी खबर जब जापान में छपी और गुजरात के साथ एमओयू हुआ है, इतनी खबर मात्र से 12 घंटे के भीतर भीतर उन कंपनियों के शेयर का मार्केट जापान के अंदर इतना ऊंचा चला गया कि वहां की रेगुलेटरी अथॉरिटी को शाम को 5 बजे उस पर रोक लगानी पड़ी। कारण यह था कि गुजरात के साथ ये कंपनी काम करने जा रही है, मतलब ये कंपनी फ्लरिश करने वाली। आज विश्व के अंदर गुजरात ने अपनी जगह बना ली। विकास की ऊंचाइयों को हम पार कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हम कृषि विकास में आगे बढ़ रहे हैं। हम औद्योगिक विकास में नए नए क्षेत्रों को छूने जा रहे हैं। हम सर्विस सेक्टर को भी बढ़ावा दे रहे हैं। धीरे धीरे गुजरात का टूरिज्म विश्व के आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। पहले किसी को मालूम तक नहीं था कि गुजरात के टूरिज्म का इतना बड़ा आकर्षक डेस्टिनेशन बन सकता है। पिछले 2 साल के लगातार प्रयत्नों का परिणाम है
10% ग्रोथ हुआ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम एक सर्वांगीण विकास की ओर और गुजरात के हर कोने में कुछ न कुछ हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारे सुनील जी वे भी अब नए नए क्षेत्रों में अपना प्रवेश कर रहे हैं। वो अपने जन्म से पूर्व से ही उनको तो विरासत में केमिकल की दुनिया मिली है, लेकिन अब वो खेती में प्रवेश कर रहे हैं। वो आपको खजूर खिलाने वाले हैं और कच्छ के रण में उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। मेरी उनको बहुत शुभकामनाएं हैं। और कस्तूरबा लाल भाई परिवार, उनकी तो गुजरात में एक अपनी साख रही है। इस परिवार का उच्च मूल्यों के कारण आज अगर हम गुजरात में जीरो मैंडेज लॉस इसकी चर्चा करते हैं और हम ताकत के साथ कहते हैं कि हमारे पास पीसफुल लेबर, ये हमारा घरेणा है, हमारा घराना है, ये हमारा गौरव है, उसके मूल में उस पीढ़ी के हमारे उद्योगकारों ने जो उच्च मूल्यों को प्रस्थापित किया था, उसका फायदा आज भी हमें मिल रहा है। और इसलिए इस लाल भाई परिवार के प्रति गुजरात का सदा सदा हमेशा ही एक बहुत ही आदर का भाव रहा है। मैं फिर एक बार आज उस परिवार के प्रति अपना आदर व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।